चलो जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेशन। तो अपन लोग कोऑर्डिनेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन के अंदर देखिए यार, सबसे पहले इसके अंदर हमको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये देखना। ए गिव्स बी है, ठीक है। ए क्या है? ए गिव्स बी है। और बी के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। और ए के पास क्या होती है? खाली ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और एक इंसान अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है ए के अंदर, और वहां पे वो बॉन्ड बनाता है एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं? देखो भाई, ऐसा है कि दो लोग हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, एक साथ बैठते हैं क्लास के अंदर। और वो जो दो स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं क्लास के अंदर, वो इकट्ठे जो हैं वो लंच खाते हैं, बट लाता लंच एक ही है और खाते दोनों हैं, राइट। तो जो लंच देता है यानी कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता है, उसकी साइड पे तो टेल आएगी। और जिसके पास वो जाएंगे और उसके ऊपर क्या आने वाला है बेटा जी? हेड आने वाला है। क्या आपको ये बात क्लियर है? पहले तो ये बताइए, ठीक है। यस सर। ऐसे टाइप के बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं हम लोग? ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता है एक ही कंपाउंड के खाली ऑर्बिटल के अंदर, और बॉन्ड बनता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यार यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एक प्रॉपर्टी रखते हैं क्योंकि उनके पास खाली ऑर्बिटल्स काफी सारे होते हैं, ठीक है। ये आप इस चैप्टर में देखोगे कि कौन कौन से खाली ऑर्बिटल हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि डी ऑर्बिटल काफी सारे खाली होते हैं, और उन खाली डी ऑर्बिटल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास में कम्प्लेक्स बनाने की क्षमता होती है, और वो जो कम्प्लेक्स बनाने की क्षमता है बेसिकली वो रहती है। और उस टाइप के कंपाउंड आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो कम्प्लेक्स बनते हैं, कम्प्लेक्स बनते हैं तो रोल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में कुछ इस तरीके से रहेगा कि कोई सेंट्रल एलिमेंट होगा, उसके पास रहेंगे खाली ऑर्बिटल, और साइड में लगे होंगे कुछ साइड एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे और मेटल के साथ लग रहे होंगे। वो या तो 4 होंगे या फिर 6 होंगे, इस चैप्टर में आप आगे देखोगे। तो इनका जो रोल प्ले होता है, जैसे हमारे ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन रहता है, राइट। ब्लड में जो रहता है वो हीमोग्लोबिन रहता है, और क्लोरोफिल रहता है हमारा प्लांट्स के अंदर। और ब्लड और क्लोरोफिल के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड के अंदर बात करूं तो मैं Fe है, और क्लोरोफिल के अंदर बात करूं तो मैं मैग्नीशियम है। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें Fe आ सकता है। हीमोग्लोबिन का जब आप कम्प्लेक्स देखोगे, गूगल पे सर्च करना, एक बड़ा सा फॉर्मूला आएगा, उसमें सेंटर में देखना तो आपको Fe मिलेगा। और क्लोरोफिल का फॉर्मूला देखना, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है वो एक, उसमें साइड में कुछ लगा होगा जो कि सेंट्रल एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। तो काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल हमने बनाने नहीं है, जस्ट हमने नाम याद रखने हैं इनके। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब आप इस टाइप से स्टार्ट करोगे, देखोगे कि कैसे पहुंचेंगे हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स तक, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास अभी दो टाइप के कंपाउंड हैं। एक कंपाउंड को तो मैंने नाम दे दिया मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के अंदर हेडिंग है अपने पास मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, राइट। क्या होते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स? नाम से क्लियर है कि ऐड होके जो कंपाउंड बनेगा दैट इज एडिशन कंपाउंड। तो देखिए यार आप लोग, जैसे अपने पास K2SO4 है, Al2SO4 है, और 24 H2O है, राइट। ये 1:1:1 के रेशियो, 1:1:24 के रेशियो में जुड़ रहे हैं। और जब ये जुड़ रहे हैं तो एक एडिशन कंपाउंड बना रहे हैं, और इस एडिशन कंपाउंड का नाम है एलम। पोटाश एलम भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर K2SO4 है, इसके अंदर Al2SO4 होल थ्राइस है, और इसके अंदर 24 H2O है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बोलो यार, यस और नो, बोलो भाई। यस सर। ठीक है।
तो यार मेरे पास पोटैश एलम है, पोटैश एलम के अंदर K2SO4 है, Al2SO4 होल थ्राइस है और 24 H2O है, और उनसे ऐड होके जो कंपाउंड बनता है दैट इज पोटैश एलम। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? राइट। तो ये एक एडिशन कंपाउंड है। इसको हमने एडिशन कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स एक सिंपल रेशो में आकर के जुड़ रहे थे। तो इसका एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है डबल सॉल्ट, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब आपका जो चैप्टर का टाइटल है वो यहाँ पे जाके स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपको ये सारी जानकारी रखनी थी। तो पहले देखते हैं कि डबल सॉल्ट क्या है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है। बट हमको ये पता है कि ये दोनों के दोनों कैसे कंपाउंड है, एडिशन। और एडिशन में क्या होता है कि सिंपल सिंपल रेशियोज में लोग आके जुड़ जाते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दैट इज एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड में दो फर्दर कैटेगरी हमने बनाई है, एक बनाया है डबल सॉल्ट, दूसरा बनाया है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बोलो यार यस और नो। यस सर। यस, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, देखना भी देखना है ना, आगे देखना। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि डबल सॉल्ट होते क्या हैं, देन वी विल सी के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डबल सॉल्ट बेटा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसा कि एलम आपने देखा, बट इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ये पानी में जाएगा, जैसे मान लो एलम है आपका, एलम अगर पानी में जाता है यानी कि आप इसको डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल आयंस हैं ये उसमें ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, यानी कि जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप डबल सॉल्ट कहते हो, वो आसानी से लूज आइडेंटिटी कर जाएंगे, कंप्लीटली लूज कर जाएंगे अपनी आइडेंटिटी जब वो पानी में जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे K2SO4 है, पानी में जाने के बाद किस में टूटेगा, K+ में टूटेगा, और SO4 2- आयन वहां पे प्रेजेंट होगा, इंडिविजुअल अलग अलग हो जाएगा सब। एल्यूमिनियम है तो Al+3 आयन में टूटेगा, SO4 है तो SO4 2- में टूट जाएगा। ठीक है, वाटर है तो वाटर एज इट इज वाटर ही रहता है। ठीक है, क्योंकि पानी में ही तो डाल रहे हो आप लोग इसको, राइट, तो वहां पे तो होंगे ही आयंस वाटर के जो होंगे। तो यार मुद्दे की बात ये है कि अब K+ होगा, SO4 2- होगा, Al+3 होगा, SO4 2- होगा, राइट। तो यार ये सारे जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कब? जब आप इसको पानी में डालोगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे ही आप एक एडिशन कंपाउंड को पानी में डालोगे और पानी में डालने के बाद वो इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अगर आप पोटेशियम का टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, एल्यूमिनियम का टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, सल्फेट आयन का टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव। यानी कि इंडिविजुअल आयंस के टेस्ट आपके अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल आयन आपका प्रेजेंट है पानी के अंदर। इसका मतलब वो एक कैसा कंपाउंड है, वो एक डबल सॉल्ट है। जैसे मोहर सॉल्ट आपने सुना है, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस 4, ठीक है, .6H2O, मोहर सॉल्ट हमने सुना है, राइट। कार्नेलाइट आप देख सकते हो। तो यार ये तीन एग्जांपल आपको याद भी रखने हैं कि ये एग्जांपल किसके हैं, ये एग्जांपल आप लोगों के डबल सॉल्ट के हैं, और मोहर सॉल्ट काफी ज्यादा फेमस है तो आप इसको तो नहीं भूल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको डबल सॉल्ट समझ में आए? एक ही बात करी हमने डबल सॉल्ट के बारे में कि वो वाले एडिशन कंपाउंड्स जिनको पानी में डालने के बाद इंडिविजुअल आयंस का टेस्ट देंगे वो डबल सॉल्ट होते हैं। बता भाई मैं, क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, देखना आगे देखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, और आगे देखेंगे अब हम क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है देखना भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो डबल सॉल्ट के अंदर इंडिविजुअल आयंस है बस वो नहीं होंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक कॉम्प्लेक्स ये भी सिंपल एडिशन से बना होगा, इसमें भी Cn- आके जुड़ गए हैं 6। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इस टाइप का, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। क्यों भाई? जब आपने इसको पानी में डाला तो ये किसमें टूटा? एक तो इसमें K पड़ा है, पोटेशियम, पोटेशियम ग्रुप 1 का बंदा है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ग्रुप 1 के एलिमेंट पे कितना चार्ज आता है? ग्रुप 1 के एलिमेंट पे +1 चार्ज आता है। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो ये 4K+ हो जाएगा, प्लस FeCN होल 6 -4। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है?
तो बोलो यार यस और नो। यस सर। सर जो डबल सॉल्ट होते हैं उसमें ना हर कोई हो जाता है, इंडिविजुअल हो जाते हैं आयन, और जो ये कोऑर्डिनेट वाले होते हैं इसमें बस एक ही हो पाता है। क्या बेटा जी? हाँ हाँ, सुनो सुनो, अच्छा अभी बेटा पूरा होने दो टॉपिक, फिर आपको क्लियर होती है ये वाली बात। देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात है कि अगर आप इसमें वाटर में डाल रहे हो तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका सिस्टम है वो देखो इंटैक्ट रहा, जबकि वहां पे ऐसा नहीं था। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स हैं जो एक बार बनने के बाद, पानी में जाने के बाद कंप्लीटली इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे Fe पर अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो Fe को x मान लो, प्लस का 4 माइनस का 6 इक्वल टू 0। Fe प्लस 2 का अगर आपको कोई चार्ज बोले तो आप कहना नहीं आता। Fe पे प्लस 2 कैसे आएगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप Cn माइनस का टेस्ट करोगे तो वो भी नहीं आएगा, और अगर आप FeCN होल 6 का टेस्ट मान लो करते हो तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होंगे जो एक बार बनने के बाद वापस से पानी में जाने के बाद कंप्लीटली आयन का, इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं देंगे, जैसे कि आपके ऊपर वाले कंपाउंड दे रहे थे। तो क्या आपको डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया? पहले तो ये बता दो। यस सर। ठीक है, होते ये भी एडिशन कंपाउंड्स ही हैं, होते ये भी एडिशन कंपाउंड्स ही हैं, ये भी ऐड होके ही बनते हैं, बट ये एक्वस में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। जो एक बार बन गया वो बन गया, वापस से वो टूटने वाला नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वो वाले कॉम्प्लेक्सेस को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा जिसमें लीगेंड क्या होंगे, आप लोगों के सेम होंगे, और लीगेंड अगर आप लोगों के अलग और अलग होंगे तो वो वाले कंपाउंड्स कैसे होंगे बेटा जी? वो वाले कंपाउंड्स कैसे होंगे आपके? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करी है लीगेंड्स। लीगेंड्स अभी आप ऐसे समझिए कि ये वो वाले डोनर एलिमेंट्स हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल एटम को देंगे, और इसके बारे में हम आगे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझ लो, जो साइड में ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे NH3 लगा हुआ है, इसको मैंने एक लीगेंड बोला है, यानी कि ये एक डोनर मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एक डोनर मॉलिक्यूल है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार यस और नो। यस सर। यस, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? बताओ, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? विच हैव सेम जिसमें लीजेंड। सेम लिगेंड्स होंगे, जिसमें सेम डोनर ग्रुप लगा होगा। अब आप देखिए नीचे नीचे वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, हेटेरोलेप्टिक के अंदर, यहाँ पे En लगा है। व्हाट इज En थोड़ी देर में आपको पता लगेगा, और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्या दोनों के दोनों डोनर ग्रुप्स अलग अलग हैं? यस और नो? यस, अगर दोनों अलग अलग हैं सर तो वो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये आपसे ज्यादा पूछी नहीं जाती है। अब हम आगे बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। ठीक है, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो आएगी कॉम्प्लेक्स आयन की, और मैं आपको ये सारी एक साथ ही बताना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे बस 1 मिनट दे दो। फाइल तैयार नहीं करी थी मैंने पहले, अलग कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक साथ मैं सारी कहानी आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही आसान है, देखना। राइट, सबसे पहले तो आप ऊपर वाले बॉक्स में देखो टर्मिनोलॉजीज के नाम पे क्या क्या आपको पढ़ना है। टर्मिनोलॉजीज के नाम पे सबसे पहले हमको ये पढ़ना है बेटा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। ठीक है, ये जो आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखा है, आप ये इधर देखो, क्या ये आपको एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है बीच में? Cu NH3 OL4 SO4, क्या आपको ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है? बोलिए यार सब लोग यस और नो। यस सर।
Yes, sir. ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है आप लोगों को, इसके अंदर सेंट्रल एलिमेंट कौन है? सीयू। सेंट्रल एलिमेंट CU कौन सर। है? सीयू, ठीक है। और जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसको हम मेटल आयन कहते हैं। तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक टर्मिनोलॉजी, सेंट्रल मेटल आयन, क्योंकि यार इसके पास ही खाली ऑर्बिटल होगा और वही NH3 अपना लोन पेयर। NH3 आपको याद है ऐसे बनता है, इस पे एक लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के मेटल के खाली ऑर्बिटल में देता है, और जो बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग वाला, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन दे बट शेयरिंग दोनों के बीच में हो, यानी कि लंच तो एक ही लाए बट खाएं दोनों व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरीके का बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और NH3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना रहा है सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो सेंट्रल मेटल आयन की प्रॉपर्टी होती है कि वो डोनर एटम्स के साथ लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप कहना जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है। आप याद रख लेंगे, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 4 फॉर्म हो रहे हैं या 6 फॉर्म हो रहे हैं, अगर लीगेंड कितने लगे हैं अभी उसकी टेंशन मत लो, अभी लीगेंड्स के बारे में तो हम जानकारी देंगे, बट जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, जितनी बार मेटल का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? यस और नो? यस Yes, सर। sir. ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? देखो ये जो स्फीयर है ना आपका, ये वाला स्फीयर, इसको कहते हो आप लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम आ रहे हैं, एक तो डोनर ग्रुप्स आ रहे हैं, एक आपका सेंट्रल मेटल आयन आ रहा है, सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है या सेंट्रल मेटल आयन आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कंप्लीट स्फीयर जिसमें दोनों हो, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये पूरा आइटम, ये पूरा का पूरा आयन को मिला के, बाहर वाले आयन को मिला के, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इस पूरे बबल को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर, जिसमें साइड एलिमेंट भी आ जाए, ठीक है। डोनर एटम को कहेंगे लिगेंड्स। इनको तो हमने बहुत अच्छे से देखना है, इनकी बहुत सारी वैरायटी है जो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो पहले ये होते हैं लिगेंड्स, ये होता है सेंट्रल मेटल, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें मेटल और लिगेंड दोनों हैं, और पूरा का पूरे स्फीयर को कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? Yes, यस sir. सर। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 4 NH3 ग्रुप 4 बार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा के 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे अलग अलग, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपको एक टर्मिनोलॉजी नजर आ रही है। तो क्या ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है आप लोगों को? देन मूविंग ऑन टू मेन टॉपिक, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मुझे पहले लिगेंड के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूं। बट क्योंकि यहाँ पे आ गया है तो मैं एक नमूना आपके सामने दे देता हूं। जैसे मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होती है सेंट्रल एलिमेंट की, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फाइंड आउट करनी होगी, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फाइंड आउट करनी होगी, उसको मैं डाल दूंगा एक्स। अब जब मैं आपको लिगेंड्स पढ़ा दूंगा तो आपको ये बात पता होगी कि Cn पे जो चार्ज है वो -1 है। तो अब मुझे पता है Cn पे -1 है, तो कितने Cn लगे हैं? 6 Cn लगे हैं। तो हम यहाँ पे है -6 कर देंगे, क्योंकि एक Cn पे -1 था तो 6 पे -6 हो गए। जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा होगा वो ओवरऑल चार्ज होगा, और जो ओवरऑल चार्ज होगा उसको मैं इक्वल टू के बाद लिखूंगा। तो ये जो है वो -4 आएगा। x जो है वो इक्वल टू -4 +6 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू +2 रहेगा, ठीक है। तो यानी कि इस आयरन पे जो चार्ज था वो कितना निकल के आया बेटा? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट का एक और आपके सामने नमूना पेश करेंगे अब, जिसमें हम बनाते हैं CONH3 होल 6 +3। सेंट्रल एलिमेंट बता दो कौन सा है? CO सर। CO क्या Cobalt. होता है? कोबाल्ट होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो 21 से 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। किसी को नहीं याद, मतलब वैसे सबको याद होंगे, एक आधा कोई है जिसको नहीं याद है तो प्लीज याद कर लेना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
एज एन होमवर्क ले लेना इसको, अगर नहीं याद है तो 21 से 30 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। वैसे हम डी ब्लॉक चैप्टर कर चुके हैं तो आपको आते होंगे, ठीक है। बाकी वापस आते हैं, कोबाल्ट होता है CO, ठीक है। इसको डालेंगे X, NH3 पे कितना चार्ज होता है थोड़ी देर के अंदर जान जाएंगे। NH3 न्यूट्रल है और इस पे चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि X + 6 × 0 0 होगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नंबर लिखा होगा प्लस या माइनस में, वो इक्वल टू के बाद डालेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है +3, तो x इक्वल टू कितना आ गया +3, तो सेंट्रल एलिमेंट पे कितना चार्ज है +3, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी भर भर के निकालूंगा, भर भर के। बाकी ये जो लिखा हुआ था ऊपर, इसको एक बार दोबारा से आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता देते हैं लास्ट। जैसे मेरे पास दिया हुआ है Cu NH3 SO4, ठीक है। देखो अब हमको पता है SO4 एक आयन है और इस पे -2 चार्ज होता है। अगर SO4 पे -2 होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट पे पूरा कितना होगा +2, तभी तो ये मिलके बैलेंस कर रहे होंगे और इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। मैं की बात समझ में आती है बेटा? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आप सेंट्रल एलिमेंट कौन है Cu, और सर सेंट्रल मैं बताऊं इसका क्या आएगा? X, NH3 बता दे बस कितना चार्ज है, कितना सिखाया ऊपर? 0 आएगा सर। 0 आएगा। इक्वल टू के बाद बता दे क्या डालूं? +2। +2, तो x कितना हो गया +2, +2 कॉपर सर। पे कितना चार्ज है +2। तो ये तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। आई जस्ट होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और हम भर भर के पूरी एक क्लास में यही करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन पे क्या चार्ज होगा वो तो डिपेंड करेगा कि साथ में कौन लगा हुआ है और क्या चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये तो हम बाद में देखेंगे। लीगेंड्स, मेन टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा लीगेंड से। क्या होते हैं आप लोगों के लीगेंड्स, अब हम देखेंगे। यहाँ पे देखना बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लीगेंड्स की, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जो डोनर एटम्स होते हैं वो लीगेंड्स होते हैं, ठीक है। और अनायन, कटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अनायन भी हो सकते हैं, कटायन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, which combine with the central metal ion to form complex ion are called as ligands। क्या मैंने इन शॉर्ट में इसको डोनर एटम्स नहीं बोला था? डोनर एटम्स में वो अनायन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ज्यादातर तो यही दो कैटेगरी होगी, और कभी कभी वो कटायन भी हो सकता है, यानी कि जिसपे प्लस आता हो वो भी हो सकते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा कम होंगे, ठीक है। तो अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके लीगेंड का काम कर सकते हैं, देखेंगे कैसे, ठीक है। दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम ल्यूइस बेस भी कहते हैं, ठीक है। आगे की कहानी, बट स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड लिगेंड्स लाइक CO, CN- एटसेट्रा कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल आयन। ये वाली लाइन मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, इसको समझने की अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि काफी सारी बातें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप सिर्फ लिगेंड के बारे में इतना जान लो, जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, लिगेंड्स कह सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आप लीगेंड्स के बारे में जानो। अब आप किसके बारे में जानो? पहले लीगेंड्स के बारे में जानो, और हम जानेंगे लीगेंड्स के बारे में अब आगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स करेंगे, एक एक करके क्लासिफाई करते हैं लीगेंड्स को, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मोनोडेंटेट लीगेंड्स। क्या लिखा हुआ बेटा जी? मोनोडेंटेट लीगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होंगे, वो डोनर एटम्स। अब आप ये देख रहे हो कि डोनर एटम की क्या क्या कैटेगरी है, ठीक है। मेटल के साथ जो साइड में एलिमेंट्स लगे होंगे, इट कैन बी एनीथिंग। अब वो एनीथिंग में कौन कौन आ सकता है, हमारे पास कौन कौन आएंगे, वो आप कैटेगरी देखोगे। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास केवल एक ही डोनर साइट होती है, एक ही लोन पेयर होता है देने के लिए, उनको कहते हैं मोनोडेंटेट। मोनो मीन्स वन, और मोनोडेंटेट लिगेंड्स मींस ऐसे लिगेंड जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा NH3,
NH3 में N पे क्या लिखा हुआ है, N पे क्या लगा हुआ है, लोन पेयर, और इसको क्या कहते हैं बेटा जी, अमीन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? स्पेलिंग देखिएगा, इस पे क्या लिखा है, अमीन। अमीन की स्पेलिंग में 2 M आ रहे हैं। जब हम IUPAC करेंगे, यानी कि हम इनको लिखने का तरीका जब सीखेंगे, तो उसमें इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे स्पेसिफिकली किया है न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, चार्ज इन सब पे कितना रहेगा, जितने भी दिए हुए हैं 0, इन सब पे चार्ज कितना रहेगा बेटा, 0, क्योंकि इनको क्या बोला है, न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं है। NH3 आएगा तो अमीन बोलेंगे, NH2O आएगा तो एक्वा बोलेंगे, NO आएगा तो नाइट्रोसाइल बोलेंगे, PH3 आएगा तो फोस्फीन बोलेंगे। मैं मोस्ट कॉमन आपको मार्क कर देता हूं जो आपके बहुत बार आएंगे। इसमें से NH3 H2O आएगा बहुत ज्यादा बार, देन ये आएगा CH3NH2। CH3NH2 को कहते हैं बेटा मिथाइलमीन। क्या कहते हैं, मिथाइलमीन। इसमें अमीन की स्पेलिंग और यहाँ अमीन की स्पेलिंग में फर्क है। अगर अकेला NH3 आ गया तो स्पेलिंग में डबल M आता है। अगर NH2 यानी कि H हटके कि इसके साथ कोई कार्बन लग गया, कुछ भी लग गया, तो इसकी स्पेलिंग में एक M रह जाता है। ये बात आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। ये बहुत बार आएगा बेटा, बहुत ज्यादा बार आएगा, राइट। एक कार्बोनिल आपके पास ठीक ठाक बार आ सकता है, बाकी तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। बट बाकी के भी सारे काउंट तो हो सकते हैं, जैसे मीथेनॉल हो गया, राइट। मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, बट जो कॉमन है उस पे मैंने आपको टिक लगा दिया है। NH3 को अमीन बोलेंगे, H2O को एक्वा बोलेंगे, CH3NH2O को मिथाइलमीन बोलेंगे और CO को कार्बोनिल बोलेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? 1 मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास 1 डोनर साइट होती है। सेकंड बात, ये अभी न्यूट्रल वाली कैटेगरी पढ़ रहे हो मोनोडेंटेड की, चार्ज वाली अभी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे। न्यूट्रल मींस चार्ज सब पे 0 होता है। और कौन कौन से कॉमन है। क्या आपको ये सारी कहानी समझ में आई? यस और नो में जवाब दें। बोलो बेटा जी, यस और नो। सर हाँ मैम। सर ये मोनोडेंटेड मतलब वो होता है जो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बेटा, ठीक है। पेयर में बात होती है, जैसे ए है, ए के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का चांस है किसी और को, वो सारे मोनोडेंटेट हो गए। यानी कि आगे ऐसे भी आएंगे जो एक ही मॉलिक्यूल 2 डोनेट कर रहा होगा, या 3 डोनेट कर रहा होगा, 4 डोनेट कर रहा होगा, अभी ये मोनोडेंटेट है, ठीक है बेटा। ओके सर। वहां पे और उनको सर क्या कहेंगे अभी आप देखोगे, मतलब अभी वही पढ़ रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा था कि ये जो न्यूट्रल मोनोडेंट है फिर ये तो कुछ डोनेट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बेटा मतलब कैसे आगे न्यूट्रल का मतलब होता है चार्ज 0। डोनेट तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और डोनेट होने के बाद क्या होगा वो नहीं है, उससे पहले वो न्यूट्रल है ना। अच्छा सर, ओके सर। ठीक है, तो बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप उनको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कटाइनिक मोनोडेंटेट की। कटाइनिक मोनोडेंटेट का क्या अर्थ है? ऐसे लोग जिन पे प्लस है फिर भी वो डोनेट कर रहे हैं। कमाल की बात है ये, मतलब करिश्मा है ये, जादू है ये, ठीक है। जिन पे प्लस है फिर भी वो डोनेट कर रहे हैं, राइट। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो आपका आएगा NO। और क्योंकि ये मोनोडेंटेट है तो ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर सकते हैं। और NO प्लस को कहते हैं नाइट्रोसोनियम या फिर नाइट्रोसाइलियम। तो आप केवल एक ही नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी तो बहुत ही रेयर है, आपसे पूछे जाएंगे। बाकियों के नाम बस एक बार रीड जरूर मार लेना पर, ठीक है, इनको नोट कर लेना। देन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी अनायनिक मोनोडेंटेट। देखिए डोनेट कौन करता है, जिसपे या तो लोन पेयर होता है नेगेटिव चार्ज। अब वो डोनेट करने वाली स्पीशी आ गई जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, तो जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट कर ही सकता है। फॉर एग्जांपल F-, Cl-, Br-, I-। अब फ्लोरीन कहते हैं F को। यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और क्योंकि वो अनायनिक है तो उसके पीछे O का साउंड आएगा, O का। जैसे फ्लोरीन था तो अब आप इसको फ्लोरो कह सकते हो, या आपका मन करे तो फ्लोराइडो कह सकते हो। ये नाम वो है जो मैं IUPAC में लिखने में यूज करूंगा, राइट। जैसे Cl- लगा हुआ आया, Cl लगा हुआ आया, तो आप कहेंगे, नाम लिखना पड़ा आपको तो आप कहोगे क्लोरो, लास्ट में O का साउंड लगाना, या फिर क्लोराइडो। अगेन उसी तरीके से ब्रोमो या ब्रोमाइडो, देन उसी तरीके से आयोडो या आयोडाइडो, राइट।
या तो आइडो लगा दिया या लास्ट में ओ लगा दिया, ठीक है, लिखने का तरीका है। O2 माइनस आएगा तो ऑक्सो या ऑक्साइडो, H2 माइनस आएगा तो सल्फाइडो या सल्फो, OH माइनस आएगा तो हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। यहाँ पे आपको ये भी पता लग रहा है कि ये अनायनिक मोनोडेंटेट है, ठीक है, यानी कि इन सब पे जो चार्ज आएगा कहीं ना कहीं वो -1 -1 -1 जैसे, ठीक है। देखिए चार्ज है, जैसे आपको ये भी अब याद रखना पड़ेगा, अकेले ऑक्सीजन पे -2 आया, अकेले सल्फर पे -2 आया, बट इन पे -1 -1 -1 -1 है, ठीक है। अब जैसे आपका अकेला n आ गया तो -3 आ गया, राइट। बाकी जो इंपॉर्टेंट है इसमें से वो यही सब है जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ, बाकी आपको देखने में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। हद से हद कभी अमाइडो दिख गया तो दिख गया आप लोगों को, ठीक है। तो यार ये सारे वो हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके चार्ज और इनके नाम आपको याद रखने हैं। क्या आप इतना याद रख लोगे? इसकी प्रैक्टिस हम बहुत ज्यादा करेंगे, आपको लग रहे हैं ये अभी ज्यादा, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे दो बातें आपको क्लियर होंगी। एक बात तो ये कि कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मेटल एटम सेंट्रल के, वो आपको याद हो जाएंगे जब मैं आपको रूल्स के साथ पढ़ाऊंगा। तो ये अभी हम मोनोडेंटेट के एग्जांपल्स देख रहे हैं, राइट। आगे बढ़ जाऊं मैं। देन वी हैव बाइडेंटेट, देन वी हैव बाइडेंटेट। बाइडेंटेट, अब देखो घबराना मत बिल्कुल भी, है ना, देख के इनको कुछ नहीं है। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और साथ में लगे होंगे। फॉर एग्जांपल पहला आपको दिख रहा है इथाइलिन डायमीन, ये बहुत मशहूर है, ये बहुत बार आएगा। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन को आप ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा पिक्चर आसान लगेगी। NH2 और यहाँ पे क्या लिखोगे NH2, और इस पे क्या आएगा लोन पेयर, और इस पे क्या आएगा लोन पेयर। किसी के पास लोन पेयर है तो वो क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट, और क्या बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, और उसको आप लोग क्या कहोगे, उसको आप लोग EN कहोगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस और नो? यस। और इथाइलिन डायमीन को आप लोग क्या कहेंगे, इथाइलिन डायमीन को EN कहेंगे। ओके, यस और नो? यस सर। यस, ठीक है। देखो EN इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाना या EN लिखना, मतलब कहने का मतलब इसका नाम है इथाइलिन डायमीन। नाम में या तो इथाइलिन डायमीन या फिर EN दोनों लिखे जा सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल जब बनाना हो तो ये बनाया जा सकता है या EN बनाया जा सकता है, मतलब EN इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। नाम में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, डायग्राम में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये मैं आपको बनाते वक्त समझाऊंगा। बट फिलहाल ये ऐसे लिगेंड की कैटेगरी है जिस मॉलिक्यूल के अंदर 2 लिगेंड, 2 डोनर साइट्स होते हैं। कितनी डोनर साइट्स हैं बेटा? 2 डोनर साइट है। अब आप एक बात सोचिए, अगर मेटल के साथ में EN लगा और रिप्रेजेंट करना पड़ गया, तो रिप्रेजेंटेशन उसकी कुछ इस तरीके से बनेगी कि एक लोन पेयर ये दे रहा है, एक लोन पेयर ये दे रहा है, तो ये नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप देखो ये रिंग नहीं फॉर्म हो गई, ये 5 मेंबर रिंग की फॉर्म नहीं हो गई, 5 मेंबर रिंग का काम करेगा वो। यानी कि ऐसे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक से ज्यादा डोनेट करते हैं वो कहीं ना कहीं रिंग भी बनाने की क्षमता रखते हैं। तो 5 मेंबर की रिंग आपको फॉर्म होती नजर आई, और इस रिंग को कहते हैं चिलेट रिंग। नाम होता है इसका, क्या कहते हैं, चिलेट रिंग, CHELATE, चिलेट रिंग। और रिंग जब बनती है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो उससे एक स्टेबिलिटी पैदा होती है, और रिंग वाले कंपाउंड्स थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। यानी कि ऐसे लिगेंड्स जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो रिंग बना सकते हैं, और जो रिंग बना सकते हैं वो रिंग चिलेट रिंग होती है, और कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ओवर अदर्स। वो हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के, बाकी आपको अभी यही सीखना है, ठीक है। दूसरा, एक तो ये आपको याद रखना है नाम, और एक ये आपको याद रखना है नाम, ग्लाइसिनेटो, GLY माइनस। चार्ज भी आपको याद रखना है, EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, और ग्लाइसिन के ऊपर देखो GLY माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें -1 चार्ज है, जो आपको इसकी फोटो में भी नजर आ रहा होगा O पे माइनस। क्या आपको ये चार्ज माइनस नजर आ रहा है? बोलिए यार। यस सर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GLY, ग्लाइसिनेटो। पूरा नाम लिखना है तो ग्लाइसिनेटो,
शॉर्ट में लिखना है तो GLY। और इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज -1 है, ये हमको याद रखना पड़ता है। ये कैसा लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। अर्थ इसका मतलब है कि इसमें 2 डोनर साइड्स हैं। उसी तरीके से एक है मेरे पास डायमिथाइल ग्लाइसिनेटो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 3 आपको याद रखने विद देयर शॉर्ट फॉर्म्स। और डायग्राम बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत है और उस नाम की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। बट अगर फोटो याद रहेगी तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और लिगेंड्स के साथ। एक बार लिगेंड्स आज मैं आपको खत्म करवाऊंगा थोड़े से, बस 5 मिनट 10 मिनट और क्लास लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो लिगेंड्स की कुछ ही कैटेगरी रहती है मेरे पास, वो मैं आपको बता दूं, राइट, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। कैसे लिगेंड्स बेटा जी, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। कैसे लिगेंड्स बेटा जी, पॉलीडेंटेट। और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जिसमें 2 से ज्यादा डोनर साइट डोनर होते हैं। साइट्स हो, 2 से ज्यादा डोनर साइट्स हो, ठीक है, 2 से ज्यादा। और सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉलीडेंटेट लिगेंड है EDTA4-। EDTA4-, इसमें ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। बोले तो इसमें 6 डोनर साइट्स होंगी। हेक्साडेंटेट लिगेंड में कितनी डोनर साइट्स होंगी बेटा जी, पूरी की पूरी 6 डोनर साइट्स होंगी। और वो डोनर साइट्स 6 आपको यहाँ पे दिख रही हैं। इसका नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। एसीटेट आयन पता है आपको, एसीटेट आयन कॉमन नेम एसीटेट आयन, COO- को कहते हैं, इसको कहते हैं एसीटेट आयन। ये है 4 जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये जो माइनस है ना O पे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेटल एटम को। और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर, तो 3 लोग ये हो गए डोनेट करने वाले, और 3 आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक ये नाइट्रोजन O पे माइनस। तो कितने डोनर साइट है, 3 4 5 6 6 डोनर सर, साइट 6। नजर आ गई। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EDTA4- और नाम है इसका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। ये सारी बात आपको इसके बारे में याद रखनी है विद इट्स डायग्राम आल्सो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपको याद रखना है, मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे डोनेट कर रहे हैं सारे के सारे मिलके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखानी नहीं है, ये फोटो नहीं करनी, सिर्फ ये वाला फोटो याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, नाम तो ऑब्वियसली याद रखोगे, और चार्ज कितना है ये आप देख सकते हो -4। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। यस सर। चलो बस 2 ही मिनट में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 2-3 टाइप के लिगेंड्स हैं, और एक कहते हैं उसको हम एम्बिडेंट लिगेंड्स। चलिए एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। ऐसे लिगेंड्स जिसमें एक बार में एक ही डोनेट कर सकता हो, 1 डोनेशन एट 1 टाइम, एक टाइम पे एक ही डोनेट करे, बट करने की क्षमता 2 के पास हो। भाई कर 2 सकते हैं बट करता एक बार में एक ही है। फॉर एग्जाम्पल CN में जब कार्बन, देखो जब ब्रैकेट में CN लिखा होगा तो डोनर साइट होगी कार्बन, जब ब्रैकेट में NC लिखा होगा तो डोनर साइट होगी N। समझ रहे हो, और है ये CN, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है। तो जब कार्बन से डोनेट हो रहा है तो ऐसे दिखेगा, नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा है तो ऐसे दिखेगा। ऐसे लिगेंड्स को क्या कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड, जिनके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हुए भी वो एक से ही डोनेट कर सकते हैं, दैट लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड्स। और उसकी डेफिनेशन कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है। अगर CN होगा तो इसका नाम साइनाइडो होगा, NC होगा तो इसका नाम आइसोसाइनाइडो आपको लिखना पड़ेगा, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जब S से डोनेशन हो रही होगी तो ब्रैकेट में SCN लिखा होगा और इसका नाम है थायोसाइनेटो, या फिर थायोसाइनेटो के आगे डैश डाल के S। इसका भाई यानी कि जब N से डोनेशन हो रही होगी तो NCS लिखा होगा,
इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N, यानी कि ये दो नाम सेम है, बस अगर S लगा दिया और N लगा दिया तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। बट अगर ये नाम नहीं आपको याद रखने, ये याद रखने हैं, तो फिर थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो लिखना पड़ेगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? बाकी ये सारी बातें रिपीट होने वाली हैं, उसकी कोई बात ही नहीं है। बट अभी आप ये लिगेंड्स की कैटेगरी देख रहे हो कि कौन कौन से लोग साइड में लगेंगे और क्या क्या उनके नाम होंगे। जब लगाएंगे तो ऑब्वियसली वहां हमें अच्छे से याद होंगे आज के सेशन के मुकाबले। देन अगेन इंपॉर्टेंट है NO2 एक बार O से डोनेशन हो रही है तो इसका नाम नाइट्राइटो है, अगर N से डोनेशन हुई तो नाइट्रो है। ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मयंक जी? तो बोलिए यार। यस सर। सर लेकिन ना ये जो थर्ड वाला पार्ट है, हाँ, इसमें सी को भी ले सकते हैं ना पहले? नहीं ले सकते बेटा, ये नहीं ले सकते। इन पे चार्ज, सी पे चार्ज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि नहीं जैसे सबको सी। ले सकते हो। ये आपको यही याद रखना है कि अगर ये लिखा हुआ है या तो ये S से डोनेट करेगा या ये N से करेगा। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 पूरे हो रखे हैं बेटा, है ना, और ना तो लोन पेयर है ना नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए नहीं करेगा। ओके सर। राघव समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? राघव की आवाज नहीं आई हमको। राघव दादा बोलिए। बेटा टाइप भी कर सकते हो आप, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो जी आगे आ जाओ, है ना। लास्ट अपना बढ़ते हैं हम आगे। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। कौन से लिगेंड? फ्लेक्सीडेंटेट। अब फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी, जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं, वो होते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। कहने का मतलब ऐसे लिगेंड्स जो कभी कभी मोनोडेंटेट लिगेंड का काम करें और कभी कभी बाइडेंटेट लिगेंड का काम करें। मतलब कमाल देख रहे हो, कभी तो ये दो डोनेट कर दें, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें, और कभी ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड में संतुष्ट रहें। ऐसे डेंटेट लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड कहते हैं, फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो आप बस इसकी डेफिनेशन याद रखो। बोर्ड के पेपर में ये वाला फ्लेक्सी डेंटेट का टॉपिक नहीं आता है, बट फिर भी जब कभी आगे आएगा तो मैं आपको जरूर समझा दूंगा। ठीक है, तो फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड वो लिगेंड हो जाएंगे जिसमें एक SO4 कभी केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और कभी कभी ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? फ्लेक्सी डेंटेट का मतलब क्या हो गया? उसकी डेंटिसिटी ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि डोनेट करने की पावर ही अलग अलग है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल की, उसको कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। सही है। तो नेक्स्ट, चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जैसे बाइडेंटेट हो गए, पॉलीडेंटेट, इन सबको चिलेटिंग कहते हैं क्योंकि ये जब डोनेट करते हैं तो एक से ज्यादा एक ही बार में डोनेट करते हैं, और जब एक से ज्यादा डोनेशन होती है तो रिंग बनती है। जब रिंग बनती है तो स्टेबिलिटी आती है, उसको कहते हैं चिलेशन हो जाना, और वो लिगेंड्स चिलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? बोलो भाई। सर ये दोबारा बता देना एक बार सर, चिलेटिंग लास्ट वाला। लिगेंड दोबारा बता दें बेटा। चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जैसे इथाइलिन डायमीन आपको पीछे समझाया था, ये समझाया था हेक्साडेंटेट, और इथाइलिन यस डायमीन सर। आपको समझाया था ये देखो। ऐसे लिगेंड जो बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट हो, बाई का मतलब जो दो डोनर साइड बनाए, जैसे EN बाइडेंटेट है, ये रिंग बना रहा है। रिंग कितने मेंबर की है? 1 2 3 5 रिंग। 4 5, 5 मेंबर की रिंग बना रहा है। तो जो यस एक से सर। ज्यादा डोनेट करेंगे ना एक बार में, वो वैसे भी रिंग बना सकते हैं, और जो रिंग बना सकते हैं उनको कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। बस इतना ही अभी आपको याद रखना है। ठीक है मयंक? यस सर, तो सर हमें इन्हें भी चिलेटेड रीजंस कह सकते हैं, सबको लीजेंड्स? कह सकते हैं, सबको, ये जितने आपको फोटो स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, मोनोडेंटेट को छोड़ ओके। के सबको कह सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। तो यार ये मैं PDF आपको शेयर करता हूँ, आप इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख लेना, नोट कर लेना। नाम आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए, वही जो पानी के अंदर जाने के बाद आयंस में डिसोसिएट होगा और एक नहीं होगा, इस तरीके का है।
दूसरा, ये जो आइडेंटिटी में ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है और कौन चीज क्या होती है वो पता होनी चाहिए। तीसरा, इन सब के ऊपर चार्ज और इन सब के नाम क्या लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास की थ्योरी इतनी ही है। परसों मिलते हैं बहुत ही बढ़िया IUPAC के टॉपिक के साथ, जिसमें से क्वेश्चन डैम शोरूम में आएंगे ही आएंगे। फिर मैं आपको वहां कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। चलो जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।